अब हम पाचन तंत्र के दूसरे भाग में लार ग्रंथियां और लाल ग्रंथियों के कार्य, क्योंकि लार बहुत महत्वपूर्ण है और कोई जरूरी नहीं है। वैसे तो माना जाता है कि 1.5 लीटर लार साबित होती है, लेकिन 1.5 लीटर लार नहीं और भी निकलती। छोटे छोटे बच्चों के देखो हरदम टपकाए रहते हैं, ऐसे पूरा भिगोए रहते हैं। ठीक है, उनको बुलाओ जो भैया डुबू आ जाओ, जैसे लो जैसे टक से गिरा देंगे। तो इस तरीके से उनके 3-4 लीटर लार निकलती रहती है। लेकिन जो वयस्क होते हैं उनमें लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार जो है वो बनती है। तो देखिए, हम अगर लार ग्रंथियों की बात करें तो कुल मिलाकर के 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, और वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मतलब टोटल 6। 3 जोड़ी का मतलब होता है टोटल 6 ग्रंथियां होती है। वो कौन कौन सी होती है? एसएसपी, एक इसका फार्मूला याद करने का, एसएसपी याद कर लो। एस से होता है सबलिंगुअल, दूसरा एस से होता है सबमैंडिबुलर, और पी से होता है पैरोटिड ग्रंथि। तो इस प्रकार से 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। और जब बात आती है कि होती कहाँ है, तीनों जोड़ी ग्रंथियां हैं, ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं? तो ये जो सबलिंगुअल होती है ये जीभ के नीचे होती है, दोनों साइड में, इधर भी इधर भी। और ये सबसे छोटी होती है। लार ग्रंथियों में सबसे छोटी लार ग्रंथि जो होती है ये सबलिंगुअल होती है, और जो सबसे बड़ी वाली होती है वो आपकी पैरोटिड होती है। ये कान के पास यहाँ पाई जाती है। ये जो होती है कान के पास होती है, ये सब पैरोटिड ग्रंथि यहाँ कान के पास होती है, सबसे बड़ी वाली होती है। जीभ के पास पाई जाने वाली ये जो ग्रंथि होती है जिसको सबलिंगुअल कहते हैं, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और आगे अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़े तो ये जो कान के पास ग्रंथि होती है दोनों जबड़ों में स्थित होती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और ये जो होती है स्टेशन नली के द्वारा जबड़ों के मोरल दांत के सामने जो है ये खुलती है। आगे अगर फिर बढ़ते हैं तो दूसरा आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये जो होती है कभी कभी ये आपकी जो पैरोटिड होती है, ये पैरोटिड ग्रंथि जब फूलती है जिसको कहते हैं, इस पर ये जो फूल जाता है वो तेज दर्द भी होता है। गलसुआ नामक रोग जो होता है वो ये पैरोटिड वाली ग्रंथि जब फूलती है उसी के कारण होता है। बहुत तेज दर्द करता है, चाहे इधर खुल जाए चाहे इधर खुल जाए। बहुत लोग गठवाते हैं इसको, चलो ये गठवा लेकर सोना पाका निकला है, तो वही गलसुआ वाला रोग होता है। और दूसरी चीज, इसके फूलने का कारण क्या है? कोई कोई कारण होगा इसके फूलने का। तो जिसके फूलने का कारण है वो क्या नाम से मैक्सिको वायरस होता है। जो पैरामैक्सो वायरस होता है, इसी पैरामैक्सो वायरस के कारण जो होती है पैरोटिड ग्रंथि फूल जाती है, और जब फूल जाती है तो गलसुआ नामक रोग हो जाता है, बहुत तेज दर्द करता है। और अगला देखिए, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको अधोहन ग्रंथि कहते हैं। ये भी 2 जोड़ी होती है, और ये निचले जबड़े की दोनों तरफ होती है। पैरोटिड के द्वारा इसका ये खुलना होता है, मुख के तल में जीभ के पेंडुलम समेत हार्टन्स नली द्वारा खुलती है। देखिए, हार्टन्स नली के द्वारा जो होती है ये सबमैंडिबुलर आपकी ग्रंथि ये खुलती है। तो दूसरी चीज, ये तो बहुत बार पूछ लिया गया, ये जो है पैरोटिड ग्रंथि जो गलसुआ नामक रोग है, ये पूछा गया है इसका फूलने का कारण क्या है, कौन सा वायरस? वही मैंने अभी बता दिया, पैरामिक्स के कारण ग्रंथि खुलती है, बनता है गलसुआ रोग। और गलसुआ रोग में खून जो फिर आता है, एकदम समझ लो, एकदम जहां पड़े रहेंगे एकदम कोई बोलेगा। आगे देखिए सबमैंडिबुलर, तो सबमैंडिबुलर ये भी 2 जोड़ी होती है। ये छोटी वाली जो जीभ के दोनों साइड पैंडुलर होती है, ये वाली ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये भी 2 जोड़ी पाई जाती है, जीभ के दोनों साइड होती है। इसका करिए। इसी क्रम में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो लार ग्रंथियों के काम क्या क्या है? ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, अगर है तो इनका क्या काम है, काहे पड़ी रहती है? ये कुछ न कुछ तो काम होगा ही। तो जो सबसे इनका महत्वपूर्ण काम होता है ना, लार का स्त्रावण करना, जो सबसे मेन वाला काम है। यही रहबे नहीं करेगी ग्रंथि, लार कहां से निकलेगी? दूसरी चीज, यह भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसमें सहायक होते हैं। भौतिक क्रिया में यदि मैं देखूं तो इस क्रिया के द्वारा मुख को नम बनाए रखता है। लार नहीं रखेगा तो मुख सूख जाएगा, और जब मुख सूख जाएगा तो आप लोग जानते हैं न कोई कुछ बोल पाएगा, न सांस ले पाएगा, न कोई कुछ खा पाएगा। रोटी खिलाओ सूखा है तो इसे घटाइए दीजिए, कहाँ जाएगा? लेकिन लार है बढ़िया चिकना है, घुट से नीटो घुट से पेट में चला जाइए। इस प्रकार से जो है लार का सबसे प्रमुख कारण है भोजन को चिपचिपा बनाया रखना।
लार का जो सबसे प्रमुख कार्य होता है वो भोजन को चिपचिपा बनाए रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब लार आता है भोजन में सन जाता है और सन के एकदम लुगदी बना लेता है, उसको बोलस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बोलस कहते हैं। वो बोलस क्या होता है? मुख के द्वारा फिर ये जो लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर ग्रास नली होती है, इस ग्रास नली से भोजन खिसकता है, खिसक के फिर आता है आमाशय। तब खिसकेगा जब उसमें लार मिली होगी। अगर लार मिली नहीं होगी, सूखा होगा, खिसकबे नहीं करेगा, चाहे जो डंडा लेके इसे अब जाए नहीं करेगा, सूखा रहेगा। लेकिन लार सही है, बढ़िया चिकना चिकना है, मुंह में डाले और घूट लिए, फुट से नीचे आ गया। आगे देखिए, मुख को नम भी बनाए रखता है। संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। लार अगर मुख सूखा रहेगा, कोई कितना बढ़िया सिंगर है, गाना नहीं गा पाएगा वो। आगे अगर चलते हैं इसी क्रम में हम देखते हैं टाइलिन निकलता है। टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है लार में ही पाया जाता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है भोजन के पाचन में। और दूसरी चीज, तरल पारदर्शी जो क्षारीय पदार्थ होता है, इसीलिए मुख में जो भोजन का माध्यम होता है क्षारीय होता है। क्यों होता है? कारण क्या है भाई कि जो मुख में भोजन है वो क्षारीय है? लार के कारण है। तो लार क्षारीय क्यों है? प्रश्न बनता है। तो उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि जो इसमें तरल पदार्थ पाया जाता है एंजाइम, वो 99% जल, 8% सोडियम पोटेशियम परमैंगनेट बाइकार्बोनेट और कुछ मात्रा में म्यूसिन और एंजाइम्स होते हैं, जिसके कारण लार जो होती है वो बिल्कुल क्षारीय होती है। तो भोजन पूछा जाता है कई बार कि भोजन का माध्यम कैसा रहता है मुख में? तो मुख में जो भोजन रहता है वो क्षारीय माध्यम रहता है। आगे जब बढ़ता है, जब आमाशय में जाता है, वहां अम्लीय हो जाता है, क्योंकि वहां उसको HCl मिलती है। जैसे HCl आई तो इसे कहा, अरे बाप रे, एकदम फटाफट मिलाया और क्षारीय से तुरंत अम्लीय हो गया। और यही कारण है, देखो खाना खाने के बाद घंटा बाद, 2 घंटा बाद अगर ढकार आई इसे, तो खट्टा खट्टा सा लगता है एकदम, बिल्कुल और खट्टा खट्टा लगता है। क्यों? खट्टा मतलब क्या? अम्ल। तो अम्लीय माध्यम है यहाँ, लेकिन मुख में है तो क्षारीय माध्यम है, बिल्कुल। आगे देखिए, आगे चलते हैं हम इसी क्रम में। तो ये जो लार का स्रावन होता है, लार में भी मैंने बताया कि 3 जो मुख्य भाग होते हैं, वो आपका एंजाइम होता है, श्लेष्मा होता है, जल होता है। जिसमें सबसे ज्यादा जल होता है, लगभग 98 से 99% जल ही होता है। बहुत कम मात्रा में म्यूकस होती है और एंजाइम होती है। और इसमें एंजाइम में जो बात करूं तो 2 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। 2 प्रकार की एंजाइमों की बात करूं तो टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन जो होता है ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। टाइलिन का जो मुख्य कार्य होता है ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन जो होता है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लेकिन जो दूसरा आपका लाइसोजाइम एंजाइम है, इसका सबसे प्रमुख कार्य ये होता है कि ये जो भी छोटे मोटे कीटाणु हो गए, आ गए, बच्चे वैसे भी कहीं कहीं घूम रहे होते हैं, जो पाते हैं मुंह में छोड़ लेते हैं, कुछ भी उनको मिल गया, कोई भी चीज पा गए, पता लगता है कि जो भी कुछ गिरा है, रोटी गिर गई तो उसको तुरंत मुंह में उठा के वो क्या करते हैं, डाल देते हैं और खाने लगते हैं। ऐसी कंडीशन में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, मुख में आ जाते हैं। तो ये इसका काम लाइसोजाइम एंजाइम का मुख्य रूप से यही कार्य होता है कि जो भी आए उनको ले ठूसा मार गिरा देगा, बिल्कुल। तो यही लाइसोजाइम का मुख्य कार्य होता है, हानिकारक जीवाणुओं को मारने का ये जो है ये कार्य करता है। इसमें लार, पसीना, आंसू ये भी आ जाते हैं, इसमें भी जर्म्स होते हैं, इनको भी क्या करता है, तुरंत मार के एकदम बिल्कुल गिरा देता है। तो टाइलिन और लाइसोजाइम में 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं लार में, जो मुख्य रोल अपना अदा करते हैं। तीसरा मैंने जो चीज अभी बताया था, ये म्यूकस श्लेष्मा, यही तो है जो भोजन को चिपचिपा बनाता है, एकदम लुगदी बना देता है, एकदम ये पूरा साफ के एकदम चिपचिपा बना देता है, उसी को बोलस कहते हैं। तो अगर ये श्लेष्मा चिपचिपा नहीं रहेगा तो भोजन खिसकेगा ही नहीं। और जल तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये बिना जल के तो कोई चीज संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से लार बहुत ही महत्वपूर्ण है पाचन की क्रिया में, अभी प्रारंभिक स्टेज में। तो आज के डेट में फिलहाल इतना ही।